फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनिंग वाइब्स। मेरा नाम है महिमा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, स्टेबल होंगे अपनी जगह पे। और आपको पता है कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं और आज मेरे ससुर जी का, पापा जी का हमारे श्राद्ध है। तो आज मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ और आज ये पूरा ब्लॉग उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं फटाफट से। श्राद्ध में जो जो भी खाना बनेगा मैं उसके बारे में आपको बताती रहूँगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खीर से, ताकि जब तक दो सब्जियां बने तब तक हमारी खीर ऑलमोस्ट बन के रेडी हो जाए। तो सबसे पहले हम गैस पर खीर को चढ़ाएंगे। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप किसी भोग की या प्रसाद बनाने की शुरुआत करें तो हमेशा मीठे से करें उसकी शुरुआत। इसलिए मैं सबसे पहले खीर को चढ़ाने के लिए रख दूंगी और वो समय भी लेगी, तकरीबन 1 घंटा उसे लगेगा बनने में, ताकि जब तक हमारा पूरा पूड़ी वगैरह सब सिक्के तैयार हो, 2 सब्जी पूड़ी, तब तक हमारी खीर ऑलमोस्ट रेडी हो जाए। और अब एक तरफ मैं गैस पे आलू उबालने के लिए रख दूंगी, क्योंकि मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी, जो मेरे पापा जी को, मेरे ससुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। और एक्चुअली आप लोगों से एक बात भी शेयर करूंगी मैं अभी। एक्चुअली हुआ ये कि जो हमारी जान पहचान के यहाँ पे थोड़े बहुत लोग हैं, तो हमने उन 2 अंकल से हमने बात करी कि आप कल हमारे यहाँ श्राद्ध है तो आप भोजन पे जीमने आए। आई डोंट नो उन्होंने समझा इस बात को कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इस टाइम पे भोजन कराते हैं, ऐसे भोग निकालते हैं। उन्हें ये बात समझ में आई या नहीं आई, तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसे खाने पे नहीं आ सकते हैं। और हमें इस बात का कोई बुरा भी नहीं लगा है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं और आप साउथ पे आके रहते हैं तो आपको यहाँ के कल्चर में एक बिग डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि हमारे नॉर्थ इंडिया में हम लेडीज़ जो होती हैं, हम मतलब कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि हम हम पूरे गंजे हों, हम पूरे बाल हटा दें अपने। मतलब ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ इंडिया में लेडीज़ कभी भी अपने बालों को बिल्कुल नहीं हटाती हैं, गंजा नहीं करती हैं। हेयर कट लेना अलग बात है, पर एक पूरा गंजा हो जाना वो एक अलग बात है। पर यहाँ साउथ में आके ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि यहाँ पे लेडीज़ मन्नत मांगती हैं और वो मन्नत पूरी हो जाने पर यहाँ टेम्पल में जाके वो अपने पूरे बाल मतलब पूरे बाल्ड हो जाना, पूरा गंजा हो जाना, इस तरह से वो करवाती हैं। और ये बिल्कुल ही नॉर्मल है यहाँ पे। जब मैं पहले यहाँ आई थी और मैंने 3-4 लेडीज़ को इस तरह से देखा कि वो बिल्कुल गंजी हैं, बिल्कुल उनके सर पे बाल नहीं है, आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ऐसा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे क्यों। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये यहाँ पे ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो हमें इस बात का ऐसा कुछ नहीं बुरा लगा कि उन्होंने हमें मना कर दी, या उनके मन में क्या था वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं श्राद्ध पक्ष की बात को, तो इट्स ओके। पर अब हमें करना ये है कि अब हम किसी गरीब को हम ये जो पापा जी का भोग निकलेगा तो हम किसी गरीब को वो भोजन खिलाएंगे। और गाय का, कुत्ते का, कौवे का जो निकलता है वो तो करना ही है, पर अब हम घर में जमाने की जगह किसी को और हम बाहर किसी गरीब को खिलाकर आएंगे। वैसे भी कहते हैं ना कि भरे पेट को खिलाया तो क्या खिलाया, किसी भूखे पेट को या गरीब को खिलाया तो उसका पुण्य हमें अलग ही मिलता है। तो जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अब हम किसी गरीब को जाकर ही ये श्राद्ध का भोजन हम जिमाकर आएंगे। खीर के लिए हमने जो दूध चढ़ाया था उसमें अब उबाल आ गया है, तो अब हम उसमें जो राइस मैंने भिगो के रखे थे सबसे पहले थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए मैंने राइस भिगो दिए थे। अब उन्हें मैं इस दूध में डाल दूंगी और थोड़े थोड़े करके मैं डालूंगी, जिससे कि दूध के अंदर इन चावल की गुठली ना पड़े। हम लोगों के यहाँ श्राद्ध के खाने में जो कंपलसरी बनाना ही बनाना होता है, उनमें सबसे पहले तो हमेशा श्राद्ध का खाना हमेशा सर ढक के हम बनाते हैं। और श्राद्ध के खाने में सबसे पहले ज़रूरी है मूली, कंपलसरी मूली का भोग में होना ज़रूरी ही है। सेकंड थिंग वो है गिलकी या तोरई।
जो मेरे पापा जी थे उन्हें गिलकी बहुत ज़्यादा पसंद थी। आप जानते होंगे जैसे तोरई तो इस तरह होती है जिसकी एजेस होती हैं, शार्प एजेस होती हैं, और गिलकी जो होती है वो स्मूथ होती है एकदम, उसमें स्वीटनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मेरे पापा जी को वो गिलकी की सब्जी बहुत पसंद थी, इतनी पसंद थी कि मैं दोनों टाइम उन्हें डेली भी दूं तो वो बहुत शौक से बहुत मन से खाते थे, उन्हें इतनी पसंद थी गिलकी की सब्जी। पर मैं 2 दिन से यहाँ घूम रही हूँ आसपास के स्टोर्स में सब्जी वालों के यहाँ, पर मुझे यहाँ कहीं पर भी गिलकी मिली ही नहीं, तो मुझे तोरई ही लानी पड़ी। तो तोरई कंपलसरी बनती ही बनती है। थर्ड थिंग, उड़द की दाल का कोई भी आइटम बनाना कंपलसरी है, या तो आप बाहर से मंगा लें या आप घर में कुछ भी बना लें। कंपलसरी उड़द की दाल का एक आइटम होना जरूरी है। और जो फोर्थ थिंग है कंपलसरी, वो है खीर का होना, दूध की खीर का होना भी बहुत जरूरी है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि आज वैसे 11 है और नॉर्मली 11 को चावल नहीं खाया जाता है, पर अभी मैं चावल की ही खीर बना रही हूँ। इसके पीछे मैं आपको रीज़न देती हूँ। फर्स्ट थिंग तो ना, यहाँ साउथ के लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि आज 11 है तो आज उन्हें चावल नहीं खाने हैं। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर डेली दोनों टाइम राइस खाया जाता है। बिना राइस के इन लोगों, मतलब जैसे हम नॉर्थ इंडियंस का बिना चपाती के पेट नहीं भरता, उसी तरह यहाँ पर है कि यहाँ पे इतना राइस खाया जाता है, बिना राइस के ये लोग खाना कंप्लीट नहीं मानते हैं। तो डेली यहाँ पे राइस खाया जाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ये नहीं मानते हैं कि आज एकादशी है, 11 है तो हम राइस नहीं खाएं। सेकंड थिंग कि जो मेरे पापा जी थे उन्हें चावल की खीर बहुत पसंद थी। उनको स्वीट ज़्यादा पसंद थी और स्पाइसी वो वैसे भी नहीं खा पाते थे, वो बिल्कुल उबला हुआ खाना ही खाते थे। स्वीट उन्हें बहुत पसंद था, चाय भी वो बहुत पीते थे, तो बहुत मीठी पीते थे, इसी तरह उन्हें चावल की खीर बहुत पसंद थी। थर्ड थिंग जो है कि यहाँ पर मैंने 1-2 बार जो हमारी नेबर आंटीज हैं उनको मैंने समा के चावल की खीर या साबूदाने की खीर भी उनको मैंने 1-2 बार टेस्ट कराई, पर नो डाउट उन्हें अच्छी लगी। पर उन्होंने यही बोला कि हमारे यहाँ तो खीर चावल की ही होती है, बिना चावल की खीर नहीं होती है, तो दूसरी डिश है कोई। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ। एंड फोर्थ थिंग जो मेरे ससुर जी थे वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, बिल्कुल डिनाई करते थे इस चीज को कि आज ये है, ये तिथि है तो ये मत खाओ, ये है तो ये मत खाओ। वो बिल्कुल इस चीज में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें जिस टाइम पे जो खाना है वो बनवाते थे, खुद ही बनाते थे, खाते थे। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि आज ये तिथि है तो हमें इस तिथि को ये नहीं खाना है। सेम मैं भी बहुत ज़्यादा मैं कैलेंडर नहीं देखती हूँ कि आज 11 है क्या है। कभी जैसे मेरी मम्मी मुझे फ़ोन पे बता देती हैं कि आज बड़ी 11 है, आज चावल मत खाना, तो मैं उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करती हूँ कि उन्होंने बता दिया तो मैं चावल नहीं बनाती हूँ, पोहा नहीं बनाती हूँ, जो भी आइटम चावल से बना होता है मैं वो नहीं बनाती हूँ। पर मैं कैलेंडर बहुत ज़्यादा नहीं देखती कि मैं डेली पहले कैलेंडर देखूं फिर मैं ये कि आज अच्छा ये तिथि है तो मैं ये बनाऊं, आज ये तिथि है तो मैं ये नहीं बनाऊं, ऐसा मैं भी नहीं करती। और लास्ट थिंग ना कि हम जिनको भी हम ये भोग देंगे पापा जी का श्राद्ध का, तो वो इंसान मन से खाए। उस इंसान को, क्योंकि राइस यहाँ पे चलते ही हैं, राइस की खीर यहाँ पे पसंद की जाती है, तो वो इंसान मन से खाए, ताकि मतलब एक होता है ना तृप्ति जिसे कहते हैं। अभी अगर मैं उसे समा के चावल की या साबूदाने की खीर मैं उसे दे दूं और वो इतने अच्छे से उसको नहीं खा पाए, तो बस एक फॉर्मेलिटी हो जाएगा कि हाँ हमें खाना खिलाना है। मैं ये चाहती हूँ कि वो बहुत मन से खाए, अच्छे से खाए, इसीलिए मैं चावल की खीर ही अभी बना रही हूँ। भले ही आज 11 है फिर भी मैं चावल की खीर ही बना रही हूँ। अब एक तरफ मैं तोरई की सब्जी की तैयारी कर लूँगी और बहुत ही कम तेल में और सिर्फ हींग जीरे के अंदर ही इसे छौंकूंगी। वैसे भी श्राद्ध का खाना है वो बहुत ही कम मिर्च मसालों में बनाया जाता है, एकदम शुद्ध सात्विक तरीके से बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का, स्पाइसेस का उसमें अलग से यूज़ नहीं होता है। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही ये गिलकी की तोरई की सब्जी को बनाऊंगी और इसको बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट से बन के रेडी हो जाएगी।
눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 अब मैं फटाफट से दूसरी सब्जी की भी तैयारी कर लूँगी। जो दूसरी मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है उसे भी मैं बहुत कम स्पाइसेस में छौंकूँगी। एक्चुअली होता ये है ना कि श्राद्ध का जो खाना होता है उसे कहते हैं कि बड़े बूढ़ों के लिए वो खाना समर्पित होता है। तो बड़े बूढ़े ऑब्वियसली तेज़ मिर्च मसाले नहीं खा पाते हैं, तो इसीलिए हमें श्राद्ध का खाना बहुत कम मिर्च मसालों में स्पाइसेस में छौंकना चाहिए। तो मैं सेम इसी तरह से बहुत कम ही मिर्च मसालों में इसको छौंकूँगी ताकि जिसे भी ये भोग मिले वो भी कोई बूढ़ा इंसान हो तो वो भी इसे आराम से खा सके। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 너를 가만 보고 있어도 좋아 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 एक तरफ जो हमारी खीर बन रही है वो भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। और किशमिश भी मैं हमेशा किशमिश पानी में धो के ही डालती हूँ, क्योंकि किशमिश जो होती है वो अंगूर से बनी होती है, तो उसमें मिट्टी वगैरह होने की काफ़ी संभावना होती है। और साथ ही मैं अब इसमें थोड़ा सा केसर का दूध डाल दूँगी। और देखिए काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ी हो चुकी है। मैं इसे तकरीबन 5-7-10 मिनट तक के लिए मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी, क्योंकि जब हम इसमें शुगर डालेंगे ना तो फिर वो शुगर भी अपना पानी छोड़ेगी। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा इस लेवल तक पकाऊंगी कि गाढ़ी हो जाए, और शुगर डालने के बाद जब ये पतली हो तो ये बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी की बने कि ये आराम से खाने लायक हो, क्योंकि जो खीर होती है वो रखे रखे भी गाढ़ी होती है। और एंड में मैं इसे काफ़ी अच्छे से चमचे से ही घोट दूंगी, क्योंकि जो घुटी हुई खीर होती है उसका अपना अलग ही टेस्ट होता है। और थोड़ा सा इसमें मैं इलायची पाउडर डालकर, और ये हमारी खीर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हम आटा बनाकर मैंने पूड़ी का आटा लगाकर मैंने रख दिया था, और अब मैं फटाफट से पूड़ी तलने की भी तैयारी कर लूँगी। ऐसा नहीं है कि काम ज़्यादा होता है तो हमें 4 जनों की ज़रूरत होती है। अगर हम अकेले फटाफट से डेडिकेटली काम करें तो हमारा काम काफ़ी जल्दी निबट जाता है, हमें साथ में किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं भी फटाफट अब पूड़ी तलने का काम कर लूँगी। चले गए पापा जी हमारे हमें छोड़ के, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनकी जो शख्सियत थी, मुझे जब उनकी इतनी याद आती है बहू होके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड जो उनके बेटे हैं उनको कितनी याद आती होगी अपने फादर की। बिलीव मी फ्रेंड्स, मेरे ससुर मुझसे इतना खुश रहते थे। बहुत सी ऐसी बातें होती थी जो घर परिवार की ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो वो इनको भी नहीं बोलते थे कि उसको क्यों परेशान करूं। घर में किसी को नहीं कहते थे, और वो मुझे फ़ोन करके कहते थे ऐसे हुआ। और बस मैं उनकी बात चुपचाप सुन लेती थी। मतलब उन्हें कोई चाहिए था कि मेरी बात कोई सुने, समझे मेरी बात को, तो मैं चुपचाप उनकी बात सुन लेती थी। भले ही मैं कुछ जवाब नहीं देती थी, पर चुपचाप बस सुन लेती थी, और वो इतने खुश हो जाते थे कि हाँ इसने मेरी बात सुन ली बैठ के चुपचाप। जब मेरे पापा जी गुजरे थे तब मेरे हस्बैंड
बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। तो मतलब वो टाइम बहुत बहुत एक कहते हैं ना आपकी लाइफ में इतना बुरा आया था कि मतलब पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इनको अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। मतलब एक दिन ऐसा आया था कि इन्होंने मुझे इस तरह से बोला कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है और मैं छोड़ रहा हूँ ये जॉब। एंड आई वॉज लाइक, मतलब मुझे पता था कि हाँ इस टाइम पर उनको अपने बेटे की बहुत ज़रूरत है, पर एक जॉब छोड़ने तक की बात कह देना कि मुझे पापा से मिलने का, उनके पास बैठने का, उनकी देखभाल करने का समय नहीं मिल पा रहा है ऑफिस की वजह से, तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। मतलब आप सोच ही सकते हैं कि कितनी बड़ी बात मेरे हस्बैंड ने बोली थी। बट थैंक गॉड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पर उसके बाद जो मेन चीज़ ये हुई वो ये हुई कि मेरे हस्बैंड का मोह बहुत कम हो गया लोगों से, चीज़ों से। उनका मोह बस ख़त्म हो गया कि और उन्होंने मुझे कहा कि महिमा अब चलते हैं यहाँ से, अब कहीं दूर अपन रहते हैं चल के। और मैं मतलब इन्होंने चल ही रहा था इनका कि ये कहीं अपनी जॉब स्विच करने के लिए। तो जब इनका पूरा हो गया सब कुछ, इनकी नई जॉब का इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर हो गया, एंड लास्ट में आप लोग पता ही होगा आप लोगों को कि लास्ट में HR सेशन होता है जिसमें इनका पैकेज वगैरह सब कुछ फाइनल होता है। तो उसमें इन्होंने अपने HR से ये बात कह दी थी साफ कि मुझे हैदराबाद चाहिए। तो जबकि जो इनकी HR थी वो इनको दिल्ली भेजने के मूड में थी कि आप दिल्ली में आप पोस्टिंग ले लो, पर इन्होंने साफ मना कर दिया। ये अपनी इसी बात पे अड़े रहे कि नहीं, मुझे आप बेंगलोर नहीं तो आप मुझे हैदराबाद, आप मुझे वहीं पोस्टिंग दो। एंड लकीली इनको फिर जहाँ ये चाहते थे कि हैदराबाद ही मैं स्विच करना चाहता हूँ, वहीं पे मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो लकीली फिर हमें हैदराबाद का ही मिल गया। एक वाइफ के लिए कि आपके हस्बैंड चुपचाप अकेले बैठे हैं कमरे में, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बात नहीं कर रहे, ना उनका खाना खाने में कोई इंटरेस्ट है, तो एक वाइफ के लिए ये चीज़ देखनी ना थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। उस टाइम पे उस चीज़ से इनको बाहर निकालने में मतलब मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना पॉजिटिव इनको वाइब्स दी। एंड अब स्वीकार करने के अलावा और कोई चांस ही नहीं है कि मतलब और कोई रास्ता ही नहीं है कि हाँ पापा जी अब नहीं है हमारे बीच।